हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण में हमने पद परिचय पढ़ा, साथ में आपको पदबंध के बारे में बताया। पद क्या होते हैं? जब हम किसी शब्द को किसी वाक्य में बांधते हैं व्याकरण के नियमों से, तो वो आपके पद कहलाते हैं। जैसे हमने कहा राधिका बहुत अच्छा, यहाँ पर वाक्य लिखा गया है कि राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। तो जब आप इन शब्दों, अब यहाँ पर ये जो राधिका है ये बहुत अच्छा गीत गाती है, ये सब अब आपके शब्द नहीं है, ये व्याकरण के नियमों में बंधे हुए पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम राधिका को कोई शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि ये आपका क्या है, एक पद है। बहुत यहाँ शब्द नहीं है, ये पद के रूप में यहाँ पर बताया जाता है। तो पद अर्थात शब्द का व्याकरणिक दृष्टिकोण से परिचय कराना किसी भी शब्द को। अब ये राधिका है क्या चीज, ये क्या, इसका व्याकरण में इसकी क्या पहचान है। ठीक है, इसके अंतर्गत शब्द के रूप के बारे में, उसके गुण, उसके धर्म, उसके लक्षण आदि की जानकारी रखना आवश्यक है। जैसे राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। अब यहाँ राधिका रेड पेन से लिखा गया है। राधिका क्या है, हमने कहा राधिका का रूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, लक्षण क्या है। तो ये सारी बातें हम पदों में जानेंगे कि जो शब्द है वो किस तरह से व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है और उसे क्या क्या चीज आप कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर रेखांकित शब्दों के बारे में आपको विचार करना है। ठीक है ना, कि ये जो राधिका है और गीत है ये है क्या चीज। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर, क्योंकि अभी तक आप शब्द ही कहते थे, तो उन पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, इसके आधार पर अब देखो, ये जो व्याकरण के नियम हैं, वो शब्द क्या हो सकता है, वो संज्ञा हो सकता है, वो सर्वनाम हो सकता है, वो शब्द आपका विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, संबंध बोधक हो सकता है, और समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द वो हो सकते हैं। उस वाक्य में जो है, जब हम किसी शब्द को पिरो देते हैं, किसी शब्द में शब्द को हम वाक्य में जो है क्रमबद्ध तरीके से व्याकरण की जो नियमों में बांध करके उससे एक वाक्य बनाते हैं, तो वो शब्द आपका क्या क्या हो सकता है, उस शब्द के बारे में जानना कि वो जो है क्यों सबसे पहले लिखा गया है, उसकी क्या पहचान है, यही आपका पद परिचय है। तो पद परिचय में यहाँ 8 प्रकार के पदों के बारे में आप जानेंगे। सभी जानते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आप बताएंगे। यानी ये भेद किसी विकारी और अविकारी होते हैं। आप जानते हैं विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। और अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 विकारी और 4 अविकारी शब्द हैं। क्लास 9th में आपको विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये संज्ञा शब्द पद परिचय के लिए यहाँ पर मुख्य बातें आपको देखनी है। संज्ञा शब्दों का सबसे पहले आप संज्ञा की बात करेंगे, संज्ञा शब्दों के पद परिचय के बारे में आप जानेंगे। इसमें 5 बातें बताई जानी चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप संज्ञा के लिंग के बारे में जानेंगे कि वो कौन से, अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर हम वचन के बारे में, देखिए क्लास 6-7 में हमने यही बातें आपको सिखाई थी कि आप जब विकारी और अविकारी शब्द पढ़ते हैं, संज्ञा के 3 यहाँ पर विकार आपने पढ़े हैं, जो आप लिंग के आधार पर, साथ में संज्ञा के वचन के आधार पर और कारक के आधार पर उसमें विकार आ जाता है। ठीक है ना, तो ये विकारी शब्द है। लेकिन साथ में हम संज्ञा के भेद भी यहाँ पर आप जानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की संज्ञा के भेद हैं, और इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कोई भी संज्ञा क्या है, किस प्रकार से आप उसका परिचय, एक शब्द है आपके पास संज्ञा शब्द, अब उसका परिचय आप कैसे देंगे कि उसमें कौन सा संज्ञा का भेद है, उसमें कौन सा लिंग है, उसमें कौन सा वचन है, कौन सा कारक है और संबंध क्या है। ये सारी बातें अगर आपने बता दी तो आपने संज्ञा का पद परिचय कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने चित्र बना लिया, परमेश्वर ने चित्र बना लिया। अब ये परमेश्वर है क्या, ये परमेश्वर संज्ञा शब्द है। क्योंकि ये संज्ञा शब्द है तो इसका पद परिचय करना है, आपको भेद जानना है। तो आप जानते हैं, जब आप किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध करते हैं, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है।
क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति का नाम है, या परमेश्वर हम भगवान को भी कहते हैं। यहाँ परमेश्वर जो है एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब छोटी क्लासेस की बातें आपको नहीं बताई जाएंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लिंग, एक वचन, बहुवचन होता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। बस हमें पद परिचय बताना है। फिर आपके पास क्योंकि परमेश्वर ने बना लिया, आपको क्रिया से पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। साथ में ये एक वचन में है, क्योंकि यहाँ एक ही वचन का बोध हो रहा है, और ये आपका कर्ता है, क्योंकि कर्ता कारक है, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है, इसलिए ये आपका कर्ता कारक भी कहलाएगा। साथ में बना लिया, ये क्रिया का संबंध कर्ता से है। तो किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर आपका संज्ञा है, तो क्रिया का संबंध भी परमेश्वर से ही है, यानी कि आपकी संज्ञा से ही है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी संज्ञा शब्द का पद परिचय करते हैं। ध्यान देना है क्या क्या चीजें, हम संज्ञा के भेद को बताएंगे कि यहाँ जो संज्ञा दी है उसमें संज्ञा का कौन सा भेद है, दूसरा उसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तीसरा वचन कौन सा है, एक वचन या अर्थात बहुवचन, फिर चौथा आपका कारक कौन सा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण या संबोधन। तो कारक की आपको बहुत अच्छे से बताया है क्लास 8 में। संबंध क्या है, तो किसी क्रिया या अन्य किसी शब्दों के साथ उस संज्ञा का क्या संबंध है। तो देखो यहाँ परमेश्वर ने ही काम किया है, बना लिया, ये क्रिया है, तो क्योंकि क्रिया और परमेश्वर यानी कि संज्ञा का यहाँ पर संबंध है, तो ये सारी बातें आपको पद परिचय में बतानी है। तो ये तो आपका संज्ञा का पद परिचय। अब इसके बाद आपका सर्वनाम पद परिचय है। यदि किसी शब्द में, किसी वाक्य में आपके पास संज्ञा ना दिया गया हो, सर्वनाम दिया गया हो, तो उस सर्वनाम के पद परिचय में आप क्या क्या चीजें यहाँ पर उसके पद के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो आप उसके बारे में क्या क्या बताएंगे, उस पद का परिचय किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है सर्वनाम के भेद, जिसमें आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी आपका उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाता है। फिर निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और एक यहाँ पर निजवाचक आता है, ठीक है, इसी के भेद में। तो सर्वनाम के भेद आप बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर भेद है सर्वनाम का। फिर आप उसके लिंग के बारे में, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि अगर संज्ञा का लिंग है तो सर्वनाम का भी लिंग है, क्योंकि सिर्फ हमने संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, तो वो कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही होगा। फिर एक स्त्रीलिंग में है तो वचन भी होगा उसका, या तो वो एक वचन में होंगे या तो वो बहुवचन में होंगे। फिर आप कारक भी आप जानते हैं, कर्ता कारक, सभी कारक यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है। संबंध किस क्या है, क्रिया के साथ जो है उस सर्वनाम शब्द का क्या संबंध है, ठीक है। और पुरुष में तो आप जानते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये सारी बातें आप सर्वनाम के पद परिचय में जानेंगे और बताएंगे। अगर पूछा जाए आपको वाक्य में कि इस शब्द का आपको पद परिचय बताना है, इस पद का आप परिचय कीजिए, तो सर्वनाम शब्द हो तो आप उसके भेद को बताएंगे, आप लिंग और वचन को बताएंगे, कारक को बताएंगे, संबंध क्रिया के साथ उस सर्वनाम का क्या है, और उसके पुरुष को बताएंगे जो कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी आएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए वह गुरुकुल गया, वह शब्द आपका सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो अब वह शब्द का पद परिचय कैसे होगा, सबसे पहले ये सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष वाचक क्यों है, क्योंकि वह शब्द जो है किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में हम वक्ता अपने बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष में आएगा। उसके बाद मध्यम पुरुष में आपका जब कर्ता श्रोता के लिए, श्रोता, उत्तम पुरुष में, चलिए देखिए वह शब्द, अब यहाँ पर आप सर्वनाम तो आपने बताया, लेकिन ये किस पुरुष में है, अन्य पुरुष में। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा आपका अन्य पुरुष।
ठीक है। अब होता क्या है, जब वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मैंने, मेरा, या फिर वो बहुवचन में हो तो क्या कहेंगे हम, हमारा, इस तरह से। मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, इस तरह से मैं एक ही कहूंगी। अन्य पुरुष में जैसे किसी अन्य के बारे में। तो देखिए ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या है, जब हम बोलने वाले के लिए यानी बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष में आएगा। श्रोता अपने लिए या फिर बोलने वाला श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, तो जैसे मैंने आपको कहा कि तुम ये काम करके आना, या फिर मैं आपको आदर से कहूं, एक रिस्पेक्ट वाला शब्द दूं, तो आप क्या कहोगे, आप लोग ये काम करके आओगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जो श्रोता है, सुनने वाला, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो मध्यम पुरुष में आएंगे। और जब आप सुनने वाले, हमने कहा कि वो क्लास 7th का बच्चा, वो उसने बहुत ही अच्छा लिखा था, तो मैंने जो है किसी बच्चे का अन्य की बात की है, सुनने वाले तो क्लास 10th के बच्चे हैं और मैं बोलने वाली हूँ। या फिर आपने कहा कि मैम क्लास 7 के नीरज ने बहुत ही सुंदर राइटिंग में जो है एक लेख लिखा था जिसमें उसने फर्स्ट प्राइज जीता है, तो हम नीरज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी सुनने वाला नहीं है, आपके सामने नहीं है, तो वो आपका अन्य पुरुष में आएगा। तो देखो दो लोग होंगे, अब बात क्या हो रही है, वह गुरुकुल गया, तो ये किस में आया, अन्य पुरुष में, क्योंकि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है वहां पर इसके अलावा वह नहीं है, क्योंकि वो तो गया, तो उसके बारे में बात की कि वह गुरुकुल गया, तो ये अन्य पुरुष में आएगा। इस चीज का आप ध्यान देंगे, और छोटी क्लासेस में भी आपने ये पढ़ी है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आप यहाँ पर वह शब्द क्या है, सबसे पहले तो वो सर्वनाम है, और वो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वह जो है गया शब्द आया है, तो इससे पता चल रहा है ये पुल्लिंग है, एक वचन में है, और क्योंकि वह ही गया है तो वो कर्ता कारक है। ठीक है, गया क्रिया का करता है। अब गया, कौन गया, वह गया, तो क्रिया से इसका संबंध है, क्योंकि जाने वाला भी वही है, कौन, वह, और वह क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ जब सर्वनाम के पद परिचय की आप बात करेंगे तो आप पहले तो उसको बताएंगे कि ये कौन सा भेद है, सर्वनाम है, सर्वनाम के कौन से भेद में आता है, तो ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। साथ में इसका लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, फिर आप कारक बताएंगे और क्रिया के साथ उसका संबंध बताएंगे। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता। सबसे पहले ये प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है। ठीक है, कौन शब्द की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो शब्द आपका संबंधवाचक है, वह कौन है जो ये संबंध आपस में बता रहा है, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम भी है। अन्य पुरुष क्यों है, क्योंकि वह आया है। ठीक है, और कर्ता कारक पूजता क्रिया का करता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये आपके क्या हैं, सर्वनाम के यहाँ पर। और एक और शब्द यहाँ पर आ, देखो इसमें मिक्स शब्द है। सबसे पहले कौन है, जो है, अपने है, तो जो शब्द क्या है, ये आपका, आपने पहले पद परिचय किया किसका, कौन का, कौन का पद परिचय, ये तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन में है और संबंध कारक है, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ठीक है, जो शब्द ये संबंधवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, और ये आपका पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, पूजता क्रिया का करता है। अपने में निजवाचक सर्वनाम है आपका। ठीक है, अब मैंने इससे पहले आपको बताया था ना, एक निजवाचक सर्वनाम भी होता है जिसमें अपने, स्वयं, स्वतः, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम है ये, पुल्लिंग, एक वचन में है, संबंध कारक है, राष्ट्र को संबंधी शब्द। आपको एक ही पूछा जाएगा जिसमें आप बताएंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका एक ही पद के बारे में पूछा जाएगा, या अन्य दो पदों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सर्वनाम शब्दों के पद परिचय आप इस तरह से करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण के भेद आप जानते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो देखो गुणवाचक में आपका गुण और दोष आ जाएंगे, किसी भी विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की
गुण या दोषों के बारे में जब आप बताते हैं तो पहले विशेषण के बारे में जान लें कि जब आप संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो आपका विशेषण कहलाता है। ठीक है, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह आपका विशेषण कहलाता है। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो लिंग आप बताएंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसके, वचन में आपका एक वचन, दो बहुवचन, संज्ञा के साथ संबंध किस तरह का है, ये सब बातें बताएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, घर में काला, काला शब्द, काला कुत्ता बैठा है, तो कुत्ते की विशेषता बता रहा है काला शब्द, और ये इसी पद की परिचय आपको बताना है। तो ये आपका क्या है, सबसे पहले काला शब्द विशेषण है, गुणवाचक है और पुल्लिंग है, एक वचन में है, कुत्ता संज्ञा की विशेषता है। कुत्ता क्या है, संज्ञा है, और इस संज्ञा की ही ये विशेषता है, क्योंकि कुत्ता आपका क्या है, संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये आपका विशेषण होगा। तो विशेषण शब्दों के पद परिचय में आप उसके भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे और संज्ञा के साथ संबंध आप बताएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर काला शब्द एक विशेषण शब्द है और क्योंकि हम कुत्ते के गुण के बारे में बता रहे हैं, उसके रंग रूप के बारे में बता रहे हैं और वो पुल्लिंग है, एक वचन में है और कुत्ता शब्द संज्ञा की विशेषता है। चलिए, क्रिया का पद, विशेषण के बाद क्रिया का पद परिचय। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्रिया के भेद, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि क्रिया क्या होती है, जिस शब्द के द्वारा किसी वाक्य में काम का बोध हो या काम करने का बोध हो वो आपका क्रिया कहलाती है। क्रिया के भेद सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये सभी क्रियाएं आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें आपका कर्म न हो, संयुक्त क्रिया जिसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, मतलब संयुक्त यानी कि जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है, प्रेरणार्थक यानी किसी अन्य के द्वारा आपको काम करने के लिए प्रेरणा दी गई हो, पूर्वकालिक क्रिया यानी क्रिया से पहले हमने क्या कहा, वो खाना खाकर सो गया, तो हमने क्या किया, पहले खाना खाया और फिर हम सो गए, तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया है। तो इन सभी क्रियाओं के बारे में सकर्मक में, जैसे अब कर्म क्या होता है ये भी आप जानते हैं, कर्म क्या होता है, किसी वाक्य में जब कार्य का प्रभाव या काम का प्रभाव कर्ता के अलावा जिस पर पड़े यानी अन्य पर पड़े वही आपका कर्म है। किसी किसी वाक्य में आपको कर्म दिखेगा लेकिन कहीं कहीं आपको कर्म नहीं दिखेगा। अकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म ना हो, यानी कि जिसमें कर्म ना हो, क्रिया ना दिखे, कर्म ना दिखे, तो वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ से गेंद फेंकी, तो काम किसने किया, काम तो गेंद ने किया, गेंद नीचे गिरी लेकिन मैंने उसको पुश किया है, उसको मैंने प्रेरणा दी है। ठीक है, तो ये आपके साथ में क्रिया का जब आप पद परिचय लिखेंगे तो उसमें आप वाच्य बताएंगे। तो वाच्य भी आप पढ़ चुके हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 भेद हैं। काल आप बताएंगे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, लिंग बताएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन बताएंगे एक वचन और बहुवचन, वाक्य के अन्य पदों से संबंध आप बताएंगे। चलिए गाइस लिखें, सभी पद परिचय किस तरह से आप करेंगे क्रिया का। तो सबसे पहले तो आप क्रिया के भेद लिखिएगा, कौन कौन से भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। चलिए, ये आपकी क्रिया के भेद हैं। तो जिस भी पद का आप परिचय कर रहे हैं, चाहे वो संज्ञा है, चाहे वो सर्वनाम है, चाहे वो विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, उस पद के बारे में आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो सकर्मक क्रिया जिसमें आपका कर्म हो, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो,
संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया का भाव प्रकट करती हैं, उसे आप संयुक्त क्रिया कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी क्या होता है, कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, लेकिन वो किसी और को जो है काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो यहाँ पर बच्चे ने खुद खाया नहीं, खा तो वो रहा है, लेकिन माँ ने खिलाया, तो यहाँ माँ ने बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रेरित किया है। तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इससे पहले हमने जैसे संयुक्त क्रिया की बात की, जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया का भाव प्रकट करती हैं, तो उसे आप संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह पढ़ चुका है, यहाँ पर पढ़ और चुका दो क्रियाएं मिलकर एक संयुक्त क्रिया बना रहे हैं, तो एक क्रिया का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाथ जो कि संज्ञा है से हथियाना नाम धातु क्रिया हो। ठीक है, तो ये आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके थे, एक छोटा सा क्विक रिवाइज था। ठीक है, वाच्य के तीन भेद आपने क्लास 9th में पढ़ा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे भूतकाल, वर्तमान, तीन काल होते हैं, और भविष्यत काल, लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वही, और संबंध तो आप बताएंगे कि क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो ये था क्रिया का पद परिचय। अब इसमें आपका आगे जो है और भी पद परिचय हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप पद परिचय के बारे में जाना आपने। कुछ परिचय हम नेक्स्ट पहले क्लास में कर चुके थे, आज हमने इसको रिवाइज किया और आगे इसको हमने कंटिन्यू किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।